नमस्कार दोस्तों। ना तो मछलियों में है खलबली, ना समंदरों में उबाल है। उसी नस्ल के हैं मछेरे भी, वो ही किश्तियां वो ही जाल हैं। अशोक रावत साहब की ये पंक्तियां हैं और इन पंक्तियों के साथ मैं अपनी बात शुरू करता हूं। और जब बात शुरू करता हूं तो सवाल उठाते हैं दिल में, जो हालात हो रहे हैं। क्या नरेंद्र मोदी ने 2024 के चुनाव के लिए सियासी शतरंज बिछा दी है और वो अपने घोड़े सजाने में लग गए हैं? बिल्कुल। राहुल गांधी से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उनकी टीम इतना क्यों चिढ़ती है? क्यों गांधी परिवार से भाजपा को डर लगता है? क्या मोदी सरकार अपने गुजरात कनेक्शन से ठगों का जाल बनाती है? और क्या यदि उसके खिलाफ आवाज उठती है तो उसे दबा दिया जाता है, कैद कर लिया जाता है या जुबान काट ली जाती है? तो इन सभी के जब हम सवाल के जवाब में आएंगे तो आएगा हां, बिल्कुल ऐसा ही है। और जब ऐसा ही है तो शुरुआत करते हैं, क्योंकि देश की सुरक्षा इस समय खतरे में है और देश की सुरक्षा से जुड़ा मसला है, इसलिए सबसे पहले उसी पर चर्चा करूं। पिछले 5 महीने से जम्मू कश्मीर में एक व्यक्ति जिसका नाम किरण पटेल है, वो प्रधानमंत्री कार्यालय का अधिकारी बन करके वहां पर काम कर रहा था। उनका स्ट्रेटजी का काम देखने का दावा कर रहा था। उसने विजिटिंग कार्ड बाकायदे बनवाया हुआ था और उसे गृह मंत्रालय ने Z+ सिक्योरिटी दी हुई थी। अब गृह मंत्रालय किसी को Z+ सिक्योरिटी दे रहा हो, सवाल उठता है कि आखिर मंत्रालय ने ऐसा कैसे? और वो जम्मू कश्मीर में पिछले 5 महीने से तमाम जिलों के डीसी के साथ, एसएसपी के साथ, वहां के सुरक्षा बलों के साथ और तमाम सारे सैन्य अफसरों के साथ घूम घूम कर तमाम मीटिंगें कर रहा था, तमाम चीजें समझ रहा था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से जुड़े हुए तमाम सारे चीजें बांट रहा था। और यही नहीं, वो वहां 5 स्टार होटल में रुक रहा था सरकारी खर्चे से। सरकारी खर्चे से उसे इतना कुछ मिला हुआ था जिसकी मैं चर्चा नहीं कर सकता। आप कल्पना करिए। और अपने परिवार के तमाम लोगों को मिला करके उसने एक पूरा कैबिनेट बना रखा और उन सबका खर्चा सरकार उठा रही। तो यह है कौन किरण पटेल? यह किरण पटेल भारतीय जनता पार्टी गुजरात से जुड़ा हुआ व्यक्ति है और नरेंद्र मोदी और अमित शाह का खास बंदा है। और वो ये काम कर रहा है। पकड़ा गया तो इस खबर को छिपा दिया गया, लेकिन जब 14 दिन बाद उसे अदालत में पेश किया गया तो पता चला कि इसने इतनी बड़ी ठगी की। यानी सरकार अपनी चीजों पे पर्दा डालने के लिए किस किस तरीके की साजिशें रचती है, यह भी आप समझ सकते हैं। उसने क्या क्या किया होगा ये तो वक्त बताएगा, लेकिन उसके कनेक्शन, वो जहां दिल्ली का जो उसका पता है, सब कुछ वो भारत सरकार, नरेंद्र मोदी, अमित शाह, अजीत डोभाल सबको कटघरे में खड़ा करता है। और देश की सुरक्षा कितने खतरे में है यह आगाह करता है, क्योंकि एक फ्रॉड व्यक्ति 5 महीने तक ये सब करता रहा और हमारी सरकार, हमारी एजेंसियों को खबर नहीं। हम उसकी आओ भगत में लगे। और हालत ये है, तो कुछ भी क्या करा, क्या उसने इंफॉर्मेशन कहां भेजी, क्या किया, इस पर भी कोई इन्वेस्टिगेशन नहीं। कहीं एनआईए नहीं, कहीं कोई नहीं। क्यों? इतना खास क्या वजह है? क्यों बचाया जा रहा है? इस सवालों में और इन सब चीजों को लेकर कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता पवन खेड़ा ने बेहतरीन तरीके से चीजों को बताया।
छोटा सा वीडियो आपको दिखाएं बिफोर आई स्टार्ट माय प्रेस कॉन्फ्रेंस ऑन दिस मैन हु इज द ठग फ्रॉम गुजरात. Some of you have also called him a thug from who is representing the PMO, misrepresenting the PMO. The video. ये भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता जो उनकी है वो, ये जो फटका इन्होंने बीजेपी का पहना हुआ है वो, ये कश्मीर में जब ये जाते हैं तो धन्यवाद देते हैं मोदी जी को कि मोदी जी आपने मुझे मौका दिया मिशन कश्मीर डेवलपमेंट में भागीदार बनने के लिए. ये मोदी जी की किताब कश्मीर में वो लोगों को बांट रहे हैं, वहां के रसूखदार लोगों को. ये इनका कार्ड है, रोकिए इस पे. 34 मीनाबाग फ्लैट्स. ये 26 जनवरी को देखिए, ये उनका परिवार है, परिवार के मुखिया भी हैं यहीं. आप कहेंगे मैं किसके लिए बोल रहा हूं, तो मैं तो किरण पटेल के लिए बोल रहा हूं. किसके साथ हैं? जेपी नड्डा जी के साथ हैं. आगे बढ़िए. ये अब आप ये देखिए, G20 पे ये कार्यक्रम कर रहे हैं. राष्ट्र प्रथम इनकी संस्था एक कार्यक्रम करती है G20 पे. बढ़िए साहब आगे. ये देखिए, राष्ट्र प्रथम परिवार राष्ट्र की सुरक्षा की दृष्टि से बहुत गंभीर है. राष्ट्र के सर्वोच्च पद पर आसीन व्यक्ति के नाम का दुरुपयोग यूं इस तरह से हो, सरेआम हो, सार्वजनिक स्तर पर हो, लगातार हो रहा हो, उसको कोई रोक नहीं रहा हो, उसकी तरफ या तो ध्यान नहीं है या ध्यान है और फिर भी ध्यान नहीं है. बहुत गंभीर मामला है. इसके बाद आता है कि आखिर नरेंद्र मोदी और उनकी सेना राहुल गांधी से इतना चिढ़ती क्यों है, उससे डर क्यों लगता है. वजह साफ है. राहुल गांधी उन मुद्दों पर चर्चा करते हैं, उन बातों को छेड़ देते हैं, उन तार को छेड़ देते हैं जो मोदी के लिए, उनके पूंजीपति मित्रों के लिए खतरा बन जाते हैं, उनकी पूरी साजिश को बेनकाब करते हैं. इसलिए यह वजह है. और उन्हें पता है यदि गांधी परिवार खड़ा हो गया तो वो गांधी परिवार किस तरीके से देश में स्वीकार्यता रखता है और किस तरीके से वो आ जाएगा, क्योंकि और किसी राजनेता में इतनी हिम्मत नहीं है कि वो मोदी से सीधे आमने सामने की टक्कर कर सके, लड़ सके. इससे आप समझ सकते हैं. तो जब इसकी बात आती है तो इस पर जब हम सारी चीजें देखते हैं तो आप देख लीजिए कि आखिर ऐसा होता क्यों. एक खबर के साथ शुरू करता हूं. एक खबर है कि हमारे देश के एक मंत्री ने कहा जो अमेरिका की बैंक डूबी है, SVB बैंक, उसमें भारतीय स्टार्टअप का 8,254 करोड़ रुपया जमा है. और यह जमा है इस कारण से उसके डूबने से आम आदमी का जिसका ये पैसा है स्टार्टअप का वो भी डूब जाता है. तो सिलिकॉन वैली बैंक जिसे SVB कहते हैं में $1 बिलियन हमारे स्टार्टअप का लगा हुआ है और वो फंस गया है. ऐसी स्थिति में आपको समझना चाहिए कि क्या खेल है और किन चीजों को लेके, क्योंकि इस बैंक ने जो किया है उसके कारण बड़ी बुरी स्थिति हुई. इस पर हम विस्तार से बात करें तो आप देखिए बैंक डूबने के जो कारण थे उनमें था SVB बैंक ने कई बॉन्ड्स खरीदे जिनसे उसे नुकसान हुआ. जैसे हमारे यहाँ LIC, SBI, PNB, बैंक ऑफ बड़ौदा, ऐसे तमाम सारे बैंक इसी तरीके से जो सरकारी बैंक थे. और 2023 में फेडरल रिजर्व बैंक ने टेक कंपनियों के लिए ब्याज दर बढ़ा दी. बिल्कुल यही चीज भारत में हो रही. भारत में RBI ने तमाम चीजों के लिए ब्याज दरें बढ़ा दी. ब्याज दरें बढ़ने से कंपनियों की फंडिंग कम हुई और कंपनियां
बैंक में पूरे पैसे निकालने लगी। नतीजा क्या हुआ कि बैंक डूबने चली गई। आज भारत में भी कमोबेश उसकी स्थिति हो रही है और लगातार गिर रहा है। राहुल गांधी इसी बात पर तो सवाल उठाते हैं। राहुल गांधी उन सारी बातों पर सवाल उठाते हैं जो नरेंद्र मोदी को पसंद नहीं। उन्हीं में से आप जब हम ये सारी बात करते हैं तो इसको आप समझिए कि कैसे कैसे क्या हो। उदाहरण शुरू करता हूं। एक नरेंद्र मोदी सरकार ने सुगुफा छेड़ा है कि श्रीमती प्रियंका गांधी वाड्रा ने यस बैंक के पूर्व मालिक राणा कपूर को एक पेंटिंग 2 करोड़ में बेची थी। तो बेची थी, उन्होंने खरीदी थी, इसमें बुराई क्या है? बुराई तो तब होती जब वो इसको छिपाती। उन्होंने जो ये पेंटिंग बेची उसके पूरे पैसे को बाकायदे इनकम टैक्स में उन्होंने दाखिल दिखाया, उसका टैक्स दिया और उसका जहां इस्तेमाल किया पैसे का वह भी रिकॉर्ड में बताया। इससे आप समझ सकते ये चोरी नहीं बल्कि वास्तव में एक सही तरीके का वो था। एक महंगी पेंटिंग थी, उस महंगी पेंटिंग को उन्हें दिया, रेयर पेंटिंग पहली बार। चलिए थोड़ी इसके बाद बात कर लेते हैं। लेकिन उसी यस बैंक में नरेंद्र मोदी यह क्यों नहीं बताते हैं कि उनके जो खास उद्योगपति मित्र हैं उन्होंने किस तरीके से यस बैंक को लूटा जिसके कारण वो बर्बाद हुई। उसका आप समझ लीजिए। यस बैंक के ही रिकॉर्ड के मुताबिक 12,800 करोड़ रुपए अनिल अंबानी को दिए गए और वो डूब गए। 8,400 करोड़ रुपए एसएल ग्रुप जो जी मीडिया है, जिसका जीटीबी वगैरह है, उसको दिए गए और वो डूब गए। फिर 4,375 करोड़ रुपए दीवान हाउसिंग को दिए गए, डीएचएफएल को, जिसका घोटाला सामने है, और वो डूब गए। फिर उसके बाद में 2,500 करोड़ रुपया दिया गया IL&FS को और वो डूब गया। फिर 1,100 करोड़ रुपया जेट एयरवेज को दिया गया और जेट एयरवेज डूब गई और पैसा डूब गया। और उसके बाद में 1,000 करोड़ रुपए केरकर ग्रुप को दिया गया, वो डूब गया। 1,200 करोड़ रुपए रेडियस डेवलपर को दिए गए और वो डूब गया। और 500 करोड़ रुपए सीजी पावर को दिए गए, वो डूब गया। और 1,000 करोड़ रुपए बीएम कैथेन ग्रुप को दिया गया और वो डूब गया। और ये सारे कर्ज लगभग माफ किए जा चुके हैं। और ये तो एक चंद नामों की लिस्ट तो बहुत लंबी। तो आप समझ सकते हैं कि किस तरीके से मोदी टीम इन सब चीजों को लेकर के करती है और सवाल पूछती है कि राणा कपूर ने वो पेंटिंग जो क्यों खरीदी प्रियंका गांधी से, और वो पेंटिंग जो उन्होंने खरीदी, हालांकि बहुत रेयर पेंटिंग, उसकी कीमत और भी ज्यादा होगी इंटरनेशनल मार्केट। बहरहाल क्योंकि उन्होंने बेची, खरीदी और उसको रिकॉर्ड में लिया प्रियंका गांधी ने, नहीं तो शायद ये प्रियंका गांधी को भी मुल्जिम बना देते। लेकिन जिन्होंने हजारों करोड़ रुपया लूटा उन पर वो चर्चा नहीं कर रहे हैं, उन्हें क्लीन चिट दे रहे हैं, ये पूरा माफ कर दे रहे हैं। ये आप समझिए। तो इस तरीके की स्थिति है और इस तरह की स्थिति होगी तो आप समझ सकते हैं। इसके बाद आइए, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने अडानी का 12,770 करोड़ रुपए का कर्ज अंडर राइट कर दिया। ये पुरानी बात, ये कर्ज नवी मुंबई एयरपोर्ट के लिए लिया गया था। अब आप समझिए, इसके बाद में कर्ज अंडर राइट का मतलब आप समझते हैं कि उसे बिल्कुल खत्म कर देना, नाकाम कर देना। तो यह स्थिति है। तो अडानी के लिए ये करते हैं। इसी तरीके से अडानी ने आईसीआईसीआई से कर्ज लिया, एसबीआई से कहा कि मेरा आईसीआईसीआई का कर्ज की गारंटी दे दो, फिर एसबीआई ने कर्ज की गारंटी करेगा तो अडानी का कर्ज एसबीआई ने अपने माथे पे ले लिया। अब आप समझिए, एक जगह से कर्ज लेते हैं, दूसरी जगह कर्ज
फिर लेते हैं और उसके लिए पिछले वाली कर्ज जिस कंपनी से लिया है उस पैसे के उससे उसे गारंटी देते हैं और उसके बाद में उस पैसे से फिर तीसरी जगह लेते हैं और फिर तीसरा बड़ा लेने के बाद में उस पैसे से इन्वेस्ट जो किया गया है उसकी गारंटी ले लेते हैं। तो कर्ज पर कर्ज की गारंटी करके लूटा जा रहा है देश को। जब ये लूटा जा रहा हो तब आप कहेंगे कि साहब क्या हो रहा है? तो हो क्या रहा है? हो ये रहा है कि जब देश का ये सब डूब रहा हो तब आप कहें। तो इसका उदाहरण मौजूद है कि आज दुनिया भर के बाजारों का जो मार्केट कैप है वो 9% बढ़ गया है, लेकिन भारतीय बाजार पिछले 3 महीने में 11% टूट गया है, नीचे आ गया है। अब आप समझिए इसमें 300 शेयरों के दाम तो आधे हो गए। तो जब यह स्थिति हो और बीते 2 हफ्ते में सेंसेक्स और निफ्टी 5.5% से ज्यादा टूट गए हैं, तो इस बात को समझ सकते हैं। चाहे आप जर्मनी के बाजार को देख लें, फ्रांस के बाजार को देख लें, चीन के बाजार को देख लें, अमेरिका के बाजार को देख लें, हांगकांग के बाजार को देख लें, जापान के बाजार को देख लें, सऊदी अरेबिया के बाजार को देख लें, ब्रिटेन के बाजार को देख लें, कनाडा के बाजार को देख लें, भारत के बाजार को देखें। आप इन सब से जब आप तुलना करेंगे तो हिंदुस्तान अकेला है जहां पर बाजार सबसे नीचे गया है। यहां की मार्केट पूंजी जो है, बाजार की पूंजी है, सबसे नीचे 11% दी गई है और बाकी सब जगह की बढ़ी है, चाहे वो 1% बढ़ी हो या 9% बढ़ी। तो यह स्थिति, ऐसी स्थिति में आप समझ सकते हैं कि जब दुनिया में 9% बाजार बढ़ रहा है, भारत में 11% गिर रहा है। ये इन्हीं घोटालों के कारण है और इन घोटालों को आप समझने की जरूरत है और ये घोटाले कैसे बर्बाद कर रहे हैं ये आप समझ सकते हैं। आज एक और फैसला लिया गया कि अडानी ग्रुप की 3 कंपनियों का जो एनएसई निगरानी कर रहा था उसने बाहर कर दिया कि उन्हें अब सर्विलांस में नहीं रखेगा। मतलब आप समझिए कैसे अडानी को बचाना है उसके लिए काम होता है। यही वजह है कि राहुल गांधी और गांधी परिवार पर वो हमलावर होते हैं। गांधी परिवार देश की सुरक्षा को लेकर सवाल खड़ा करता है, चीन से सुरक्षा की बात करता है, पाकिस्तान से करता है, इसलिए इन्हें खराब लगता है। वो लोकतंत्र की बात करता है और ये लोकतंत्र खत्म करने की बात करते हैं। इसका उदाहरण कल हमें संसद भवन में मिला देखने को, जहां राहुल गांधी ने कहा था कि कल संसद में बोलने का उन्होंने मौका मांगा था, तो क्या हुआ, पूरी लोकसभा की बोलती बंद कर दी, सबको म्यूट कर दिया गया। तो यह स्थिति है। ट्रोल मंत्रियों के चेहरे पस्त थे और उनकी साजिश मंद मंद मुस्कुरा रही थी। स्पीकर मुस्कुरा रहे हैं, क्यों? क्योंकि जानबूझ के की गई साजिश थी। तो लोकतंत्र का मंदिर कितना लोकतांत्रिक रह गया है, कितना पवित्र रह गया है, इसका सबूत खुद मोदी सरकार ने दे दिया कल कि इस म्यूट पर तमाम विपक्षी दल लेकिन खामोश हैं। और ये खामोशी क्या है? ये खामोशी एक तीसरे मोर्चे का क्या खेल, इसको भी समझने की जरूरत है। ये तीसरे मोर्चे का जो खेल है, जो सियासी शतरंज नरेंद्र मोदी ने बिछाया है, उसको भी समझने की जरूरत है। वो किस तरह से बिछाया जा रहा है आप देखिए। मुलायम सिंह यादव का परिवार अवैध आय, अवैध संपत्ति और जिस तरीके से आय से अधिक संपत्ति के मामले में फंसा हुआ, उसकी जांच होती है। जांच में तमाम चीजें सामने आती हैं, लेकिन 2019 का चुनाव आ जाता है और ऐसी स्थिति में नरेंद्र मोदी अचानक फैसला लेते हैं और सीबीआई सुप्रीम कोर्ट को देता है कि हां, यह मुकदमा आप बंद करना चाहते हैं। समझिए, अचानक एकदम से मुकदमा बंद करना चाहिए।
मायावती का इसी तरह से होता है और कहते हैं मुकदमा बंद करना चाहिए, तो दोनों के मुकदमे बंद। जो उसमें याची होता है वो इसको लेकर के सुप्रीम कोर्ट जाता है, और सुप्रीम कोर्ट जाता है तो फिर वहां पर नरेंद्र मोदी सरकार अखिलेश यादव को कह देती है कि नहीं, अब हमें जांच की जरूरत नहीं है, सब ठीक है। अब आप समझिए, जब ये कह देती है, उसी के अगले दिन अखिलेश यादव प्लान बना लेते हैं कि हम तमिलनाडु जाएंगे, हम वहां जाएंगे, तेलंगाना जाएंगे, और हम जाएंगे पश्चिम बंगाल। और वो पश्चिम बंगाल पहुंच जाते हैं और वहां की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी से मिलते हैं और प्लान करते हैं कि हम कांग्रेस और भाजपा से इतर एक मोर्चा खड़ा करेंगे और उसको लड़ेंगे। आप समझिए, ममता बनर्जी खुद फंसी हुई हैं ईडी और सीबीआई के जाल में, और उनका जो भतीजा है वो फंसा हुआ है। इसलिए वो अब कहती नहीं ये मोदी जी सब नहीं करा रहे हैं, सब ऐसे ही हो जाता है, ये याद होगा आपको। और ऐसी स्थिति वो फिर से उस खेल का हिस्सा बन जाती है। और आपको याद होगा अभी 3 राज्यों के चुनाव हुए, उसमें टीएमसी के कारण विपक्ष हारी है और भाजपा जीत गई, सरकार बना। इसके पहले आपको याद होगा गोवा के चुनाव में टीएमसी पहुंच गई थी और आम आदमी पहुंच गई थी, और इन दोनों ने मिलकर के जिस तरीके से किया, कांग्रेस के वोट काटे और भाजपा की सरकार बनवा। इसी तरीके से उत्तराखंड में हुआ था, और इस तरीके तब मनीष सिसोदिया और दूसरे सबकी कार्रवाई रुक गई। आप याद करिए, गुजरात का चुनाव चल रहा था और उस समय कार्रवाई रुक गई थी, लेकिन फिर अचानक दिल्ली के चुनाव में जैसे ही वो कूदे तो फिर कार्रवाई तेज हो गई और मनीष सिसोदिया जेल के अंदर। तो ये पूरा खेल है कि हम इस्तेमाल करेंगे, आप हमारे साथ आ जाएंगे तो ठीक है। तो अब अरविंद केजरीवाल ने फैसला सुना दिया है कि वो कर्नाटक में भी सभी सीटों पे लड़ेंगे, मध्य प्रदेश में भी लड़ेंगे और राजस्थान में भी लड़ेंगे। आप इससे इनके खेल को समझ सकते हैं, ये उसी खेल का हिस्सा है। और उत्तर प्रदेश में इसी तरीके से ममता बनर्जी और अखिलेश यादव मिलकर के लड़ेंगे और मायावती वोट काटेंगे। तो इस तरह से फिर से दोबारा नरेंद्र मोदी को प्रधानमंत्री बनाने के लिए ये बिसात बिछाई जा रही है, और इस बिसात को ले जाकर के तेलंगाना में भी खड़ा किया जाता है और देश के तमाम सारे राज्यों में इसी तरह से कोशिश। तो ये कोशिश चल रही है। पंजाब में खालिस्तानियों के साथ मिलकर के कोशिश चल रही है, और इसी कारण खालिस्तानी जो है नरेंद्र मोदी की प्रशंसा करते नजर आते। ये पूरी बिसात, कहीं आतंकियों के साथ, कहीं किसी के साथ, कहीं सब कुछ, कहीं चीन के साथ, सारी चीजें का। ऐसी स्थिति में अब आप सोचिए आपका देश कितना सुरक्षित है और कितने सुरक्षित है। यही वजह है कि राहुल गांधी का माइक भी बंद किया जाता है, और जब राहुल गांधी बोलने की घोषणा करते हैं तो पूरे लोकसभा का माइक बंद हो जाता है, सब म्यूट, आवाज नहीं निकलने देंगे। यह मोदी रणनीति है, इसको जितनी जल्दी पहचानिए, क्योंकि इसके खिलाफ विपक्ष का कोई आवाज नहीं उठा, क्योंकि आवाज तो पूरे लोकतंत्र की बंद की गई। फिर वो क्यों नहीं उठा? क्योंकि ये डरे हुए लोग, इन्हें अपने डर दिखाई देता है, इसलिए करते। ऐसे मोदी के साथ रहते हैं, उनकी रणनीति पे काम करते हैं, तो उन्हें बड़ा बड़ा चंदा मिलता है और सब कुछ मिलता है। यही वजह है कि कांग्रेस से ज्यादा चंदा समाजवादी पार्टी को मिलता है, कांग्रेस से ज्यादा चंदा टीएमसी को मिलता है, कांग्रेस से ज्यादा चंदा आम आदमी पार्टी को मिलता है, और कांग्रेस से ज्यादा चंदा टीआरएस, जो अब बीआरएस हो गई है, उसको मिलता है, यानी केसीआर की पार्टी को। कांग्रेस से ज्यादा चंदा एनसीपी को मिलता है, शरद पवार की पार्टी को। इससे आप पूरे खेल को समझ सकते हैं। तो यह खेल किस तरीके से रचा जा रहा है, 2024 की पूरी बिसात बिछाई जा रही है, इसे समझने की जरूरत है।
ऐसी स्थिति में यदि सच को वक्त रहते आपने पहचाना, तभी आपका भविष्य, आपके बच्चों का भविष्य बचेगा, नहीं तो सब बर्बाद होना तय। इसके साथ अपनी बात समाप्त करता हूं। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।